डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम SGNL का जूनियर फील्ड इंजीनियर का जो एग्जाम अक्टूबर 2021 में हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस हैं वो इजी हैं, ज़्यादा कैलकुलेटिव और इन डेप्थ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में दो लिस्ट दी है और मैच करना है। तो टेम्परेचर करेक्शन होता है तो TM माइनस TO वाली टर्म इसमें आएगी, तो बी का 1 होगा। बी का 1 होगा तो दो ऑप्शन बचे हमारे पास यहाँ पर। पूल करेक्शन है, ये होगा PM माइनस PO इंटू L अपॉन AE, तो डी का होगा 3, तो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। मीन सी लेवल का करेक्शन इस तरीके से होता है कि ये कोई डिस्टेंस हमने एच एलिवेशन पे मेजर करी, ये डिस्टेंस थी L, ये R है अर्थ की रेडियस, ये अर्थ का सेंटर है, और ये मीन सी लेवल है, यहाँ पर डिस्टेंस है X। तो जो डिस्टेंस हमने यहाँ पर मेजर करी उसी को अगर मीन सी लेवल पे मेजर करते हैं तो कितनी डिस्टेंस होगी, या ये कह सकते हैं कि यहाँ वाले डिस्टेंस से हम मीन सी लेवल वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं करेक्शन अप्लाई करके। तो यहाँ पर ये एंगल सेम है, तो x अपॉन आर विल बी इक्वल टू L अपॉन एच प्लस आर, और यहाँ से x आ जाएगा L अपॉन एच प्लस आर इंटू आर। अब ये मीन सी लेवल पे वैल्यू है, ये h हाइट पे वैल्यू थी। करेक्शन हमें निकालना है तो इनका डिफरेंस निकालना होगा। डिफरेंस निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी LH अपॉन आर, तो मीन सी लेवल का 4th होगा। स्लोप करेक्शन कुछ इस तरीके से होता है कि ये डिस्टेंस हमें मेजर करनी थी, बट हमने डिस्टेंस मेजर कर ली ये वाली, तो अगर ये h है और L है जो डिस्टेंस मेजर करी है वो है, तो एक्चुअल में हमें ये वाली डिस्टेंस मेजर करनी थी, तो हम इस वाली डिस्टेंस पे करेक्शन अप्लाई करके ये वाली डिस्टेंस निकालते हैं, तो h स्क्वायर अपॉन 12 होता है। क्वेश्चन सेकंड हिंदी में दिया है तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ, समझ नहीं आ रहा कुछ। क्वेश्चन थर्ड में दिया है कि किसी ट्री की नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है एक्सेसिव बेंडिंग के कारण, जैसे साइक्लोन वगैरह आते हैं, विंड वगैरह चलती है बहुत तेज, तो ये जो डिफेक्ट होता है ये होता है कप शेक्स। जैसे कि ये एनुअल रिंग है, तो इसी के अलोंग ये सेपरेट हो जाता है, बीच में से ये गैप बन जाता है यहाँ पर, इस तरीके से इनको बोला जाता है कप शेक। और जब विंड वगैरह चलती है तो ट्विस्टिंग होती है उनमें बहुत ज्यादा, तो उसके कारण ये डिफेक्ट आता है। रेंडगेल होता है, ये जो कट करते हैं ब्रांच अगर वो अच्छे से नहीं किए तो अब नॉर्मल ग्रोथ हो जाती है बार्क की किसी एक जगह पे, उसके कारण होता है। हार्ट शेक होता है, जो हार्ट वुड है, जो सेंटर वाली वुड है, इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। स्टार शेक होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं, बाहर से वाइड होते हैं, अंदर की तरफ नैरो होते जाते हैं इस तरीके से, तो ये बार्क से सेफवुड की तरफ उस डायरेक्शन में जाते हुए नैरो होते जाते हैं। और इनका रीजन होता है कि कोई बहुत ही ज्यादा फ्रोस्ट, सीवियर फ्रोस्ट हो रहा है, या फिर एक्सट्रीम हीट को अगर प्लांट अपने ग्रोथ ईयर्स में फेस कर रहा है तो उसके कारण आता है ये डिफेक्ट। क्वेश्चन फोर्थ भी काफी सिंपल है, इसमें पूछा है कैंटिलीवर बीम है इस तरीके से और यूडीएल लग रहा है, तो स्लोप और डिफ्लेक्शन की इक्वेशन पूछिए, तो स्लोप होगा 1/6 WL³ अपॉन EI, और डिफ्लेक्शन होगा WL⁴/8 EI, तो सी आंसर हो जाएगा। ये वैल्यूज तो आपको याद ही रखनी होंगी। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि CPHEEO 1993, इसके अकॉर्डिंग पीक फैक्टर क्या लेंगे अगर पॉपुलेशन है वो 3 लाख है। तो CPHEEO ये डिपार्टमेंट है सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके अकॉर्डिंग ये गाइडलाइन है कि पॉपुलेशन अगर 50,000 तक है तो पीक फैक्टर 3 होगा, 50 to 2 लाख के बीच में है तो 2.5 होगा, और अगर 2 लाख से ज्यादा है पॉपुलेशन तो 2 लिया जाता है ये फैक्टर, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि 100 किलोमीटर पर आवर की डिजाइन स्पीड है एक हाईवे में जिसमें डाउनवर्ड ग्रेडियंट है 3%, रिएक्शन टाइम है 2.5 सेकेंड, एफ की वैल्यू है 0.35, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि 100 किलोमीटर पर आवर की डिजाइन स्पीड है, डाउनवर्ड ग्रेडियंट है वो 3% है, रिएक्शन टाइम 2.5 सेकेंड है, एफ की वैल्यू 0.35 दी है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगी। तो जिन एग्जाम्स में कैलकुलेटर नहीं होता, जैसे मोस्टली होता है एजे के एग्जाम्स में, उनके लिए आपको ये किलोमीटर पर आवर की यूनिट में फॉर्मूले याद रखने चाहिए ताकि कैलकुलेशन है वो काफी इजी हो जाती है। VT प्लस
वी स्क्वायर अपॉन 254 एफ प्लस माइनस 0.01 एन। अब डाउनवर्ड ग्रेडियंट है तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बढ़ जाएगी और भी ज़्यादा डिफिकल्टी से गाड़ी रुकेगी, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी गाड़ी रुकने में, तो यहाँ पर माइनस वाला आएगा। तो ये आप वैल्यू रख देंगे इसमें 0.278, वी है 100 इंटू 2.5 प्लस 100 इंटू 100 254.35 माइनस 0.03। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 69.6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि 100 किलोमीटर पर आवर की डिजाइन स्पीड है, डाउनवर्ड ग्रेडियंट है वो 3% है, रिएक्शन टाइम 2.5 सेकेंड है, एफ की वैल्यू 0.35 दी है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगी। तो जिन एग्जाम्स में कैलकुलेटर नहीं होता, जैसे मोस्टली होता है एजे के एग्जाम्स में, उनके लिए आपको ये किलोमीटर पर आवर की यूनिट में फॉर्मूले याद रखने चाहिए ताकि कैलकुलेशन है वो काफ़ी इजी हो जाती है। वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 254 एफ प्लस माइनस 0.01 एन। अब डाउनवर्ड ग्रेडियंट है तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बढ़ जाएगी और भी ज़्यादा डिफिकल्टी से गाड़ी रुकेगी, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी गाड़ी रुकने में, तो यहाँ पर माइनस वाला आएगा। तो ये आप वैल्यू रख देंगे इसमें 0.278, वी है 100 इंटू 2.5 प्लस 100 इंटू 100 254.35 माइनस 0.03। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 69.6 और ये टोटल आ जाएगा 192.5। क्वेश्चन 7th में दिया है कि एक टैंक है, उसकी ब्रेथ है 4 मीटर, लेंथ है 8 मीटर और डेप्थ है 5 मीटर। डिस्चार्ज की रेट है 8 इंटू 10⁶ लीटर पर आर। इसको हम मीटर क्यूब पर आर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। तो डिटेंशन पीरियड निकालना है, तो या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो वी अपॉन क्यू, क्योंकि हमें डिटेंशन पीरियड चाहिए तो टाइम की यूनिट में होगा, तो क्यू नीचे आएगा, वी ऊपर आएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, जैसे कि ये टैंक है तो एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी निकाल लेंगे हम, और लेंथ हमें पता है, तो कोई पार्टिकल यहाँ पर एंटर हुआ, उसको यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, वही डिटेंशन पीरियड हो जाएगा। तो Q है 8 मीटर क्यूब पर आर। तो इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी हो जाएगी Q डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन का एरिया। क्रॉस सेक्शन का एरिया होगा 4 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 2/5। अब ये डिस्टेंस है 8 मीटर, इस स्पीड से 8 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, 8 डिवाइडेड बाई 2/5, तो ये आ जाएगा 20 आवर्स। तो बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 में दिया है कि क्लास सी और क्लास डी टाइप का जो प्लास्टिक इमल्शन पेंट होता है, इसका सरफेस ड्राइंग टाइम कितना होता है। तो डायरेक्ट कोड से ली गई वैल्यूज है। अगर सरफेस ड्राई करना है तो क्लास ए और क्लास बी के लिए 45 मिनट, क्लास सी एंड डी के लिए है 90 मिनट। अगर हार्ड ड्राई करना है तो ए एंड बी के लिए है 4 आवर और सी एंड डी के लिए है 8 आवर। क्वेश्चन में पूछा सरफेस ड्राई के लिए, तो वैल्यू हो जाएगी 90 मिनट। तो ये पेंट्स का एक कोड है IS 15489/2004, जिससे ये लिया गया है। क्वेश्चन 9 था, इसमें दिया है कि एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है मेटल की रोड का, उसकी डायमेंशन है 40 इंटू 70, एक लोड लग रहा है 19,000 न्यूटन का, तो स्ट्रेस कितना होगा। काफ़ी सिंपल है, फोर्स डिवाइडेड बाय स्ट्रेस कर देंगे। न्यूटन पर mm स्क्वायर में पूछा है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, 40 इंटू 10, 70 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 0.35। क्वेश्चन 10th है, इसमें दिए है कि लीच एटेलियर से जो हम साउंडनेस मेजर करते हैं, तो ओपीसी की 33 ग्रेड है, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी वैल्यू होनी चाहिए। इसका सिमिलर एक क्वेश्चन आरगोर में भी दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस आप तभी कर पाते हो जो पहले देखे हुए हो, क्योंकि वैल्यूज याद नहीं रख पाते इतनी ज़्यादा। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, ओपीसी की तीनों टाइप की सीमेंट के लिए ये 10 mm होती है, तो सी आंसर होगा। क्वेश्चन 11th में दिया है कि जब हम ड्राइंग कर रहे हैं
तो एक लेंथ है ऑब्जेक्ट की 5 मीटर, उसको हम ड्रॉ कर रहे हैं मैप में 20 mm से, तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या होगा? काफी सिंपल है, एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 5 मीटर को हम mm में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 1000 आ जाएगा, और यहाँ से ये निकल के आ जाएगा 1/250, डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 12 में लिस्ट 1 में डिफेक्ट दिए हैं और लिस्ट 2 में दिया है कि ये किस कारण से होता है। तो ये डिफेक्ट है वुड के, तो चेक ही डिफेक्ट होता है जिसके कारण क्रैक्स आ जाते हैं और सेपरेट हो जाती है वुड है वो बीच में से, और ये होता है ओवर सीजनिंग के कारण। तो ए का होगा 2। ये शेकर नहीं है, शेक होना चाहिए, और शेक्स आते हैं, ये आते हैं विंड के कारण, तो डिफेक्ट ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस। ये वेट रोट आई थिंक यहाँ पर शायद लिखना चाह रहा हूँ, वेट एक लिखा है, और एक फोर्थ है बीटल्स। तो बीटल्स होते हैं ऐसे स्पीसीज होते हैं जो कि वुड को खाते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो ये इंसेक्ट होते हैं, टाइप ऑफ इंसेक्ट। तो ये टाइप ऑफ इंसेक्ट हैं, तो डी का यहाँ पर हो जाएगा 4, तो फर्स्ट हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें स्टेटमेंट दिए हैं कूलाम्ब और रैंकाइन थ्योरी के रिगार्डिंग, जो लेटरल अर्थ प्रेशर की थ्योरीज होती हैं, और जो करेक्ट स्टेटमेंट है उनको यहाँ पर पिक करना है हमें। तो ये अजम्पशंस होते हैं रैंकाइन थ्योरी के। सोइल मास है वो होमोजीनियस और सेमी इनफाइनाइट है, सोइल है वो ड्राई है और कोहेशनलेस है, ग्राउंड सरफेस वो प्लेन है, वो हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड हो सकती है। तो ये जैसे वॉल है, तो इसके वॉल के पर जो लेटरल अर्थ प्रेशर लग रहा है उसको निकालने के लिए इस वॉल को वर्टिकल अज्यूम किया था। यहाँ पर जो ग्राउंड सरफेस है ये हॉरिजॉन्टली या इस तरीके से इंक्लाइंड हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है कि बैक ऑफ द रिटेनिंग वॉल इज स्मूथ एंड वर्टिकल। इस वॉल पर जो फ्रिक्शन फोर्सेस लग रहे थे उसको इसने अपने एनालिसिस में कंसिडर नहीं किया था, इसने वॉल को स्मूथ अज्यूम किया था, जो कि एक्चुअल में होता नहीं है, रफनेस होगी कुछ ना कुछ वहां पर। और एक ये भी इंपॉर्टेंट है कि सॉइल है वो स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में है, और जो रफ्चर सरफेस है उसको इसने प्लेन कंसिडर किया। कूलाम्ब ने जो थ्योरी दी थी अर्थ प्रेशर की, उसमें उसने वॉल को वर्टिकल वॉल है उसको रफ कंसिडर किया था, तो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है कूलाम्ब का रैंकाइन के कंपैरेटिवली, कि ये ज्यादा क्लोज है एक्चुअल जो सिचुएशन हो रही है उनके। इसने आइडिया दिया था कि फेलियर सरफेस है वो कर्व्ड हो सकती है, बट जो मैथमेटिकल एनालिसिस किया उसमें प्लेन सरफेस के अकॉर्डिंग ही किया, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कर्व्ड के साथ में। तो अब फर्स्ट में दिया है कि कूलाम्ब थ्योरी है उसमें वॉल इन कांटेक्ट विद द बैकफिल इज वर्टिकल और इंक्लाइंड एंड रफ, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसने रफ माना था इसको, और वर्टिकल और इंक्लाइंड हो सकता है। सेकंड में है कि रैंकाइन थ्योरी के अकॉर्डिंग रैप्चर सरफेस इज प्लेनर, तो प्लेन माना था इसने, जो सरफेस के अलोंग फेल हो रहा है वो एक प्लेन के अलोंग फेल हो रहा है। थर्ड में दिया है कि रैंकाइन थ्योरी सोइल इज इन स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम इन एक्टिव स्टेज ओनली, तो एक्टिव स्टेज और पैसिव स्टेज दोनों में इसने अज्यूम किया था कि प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में है, एट द वर्ज ऑफ फेलियर है। ये यहाँ पर जो अजम्पशन दिया है प्लास्टिक इक्विलिब्रियम का, इसने मेंशन नहीं किया कि सिर्फ एक्टिव स्टेज के लिए ही एप्लीकेबल है, तो ऐसा कोई लिमिटेशंस नहीं है इसमें कि एक्टिव स्टेज पर ही इसको प्लास्टिक इक्विलिब्रियम पे मानना है। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड है ये करेक्ट है। क्वेश्चन 14 में नॉमिनल मिक्स के एग्जांपल्स दिए और पूछा है कि सबसे वीक कंक्रीट मिक्स कौन सा होगा। कंक्रीट में हम जितना ज्यादा सीमेंट का पोर्शन डालेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग मिक्स बनेगा। ये यहाँ पर जो रेशियोज दिए इनसे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये सीमेंट है, ये सैंड है, और ये कोर्स एग्रीगेट है। टोटल वॉल्यूम में हम कंपेयर करें तो डी में जो सीमेंट का परसेंटेज है वो सबसे कम है, तो यही सबसे वीकेस्ट होगा। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि कौन कौन से नॉमिनल मिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये होता है M5 का, ये होता है M7.5 का, फिर बढ़ाते जाते हैं परसेंटेज तो ये आ जाता है M10, और 1:2:4 होगा M15। काफी बार इन पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 15 में दिया है कि लोअर मॉड्यूलर रेशियो है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मॉड्यूलर रेशियो है ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड में होता है 280/3 सिग्मा CBC। सिग्मा CBC है बेंडिंग में अलाउेबल परमिसेबल कंप्रेसिव स्ट्रेस है, जो कि डिपेंड करेगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे कंक्रीट की। तो इसकी वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू कम होगी, तो लोअर मॉड्यूलर रेशियो मतलब हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 16 में दिया है कि कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, के है वो बल्क मॉड्यूलस है, ई यंग्स मॉड्यूलस है, तो के की वैल्यू किस रेंज में होगी। तो
तो E इज इक्वल टू होता है 3K 1 माइनस 2 म्यू, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको E अपॉन 1 माइनस 2 म्यू डिवाइडेड बाई 3। अब म्यू की वैल्यू हमें पता है ये 0 से लेके 0.5 तक होती है, तो म्यू की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो K इक्वल आ जाएगा E/3 के, और म्यू की वैल्यू अगर 0.5 रखेंगे तो ये आ जाएगा K इज इक्वल टू E अपॉन 3 1 माइनस 1, तो K हो जाएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तो हो नहीं सकता, तो इसकी वैल्यू वेरी करेगी E/3 से लेके इनफाइनाइट के बीच में, तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 17 में दिए है कि स्टेट हाईवे है कोई 2 लेन, तो IRC 073 के अकॉर्डिंग रोडवे विड्थ क्या होगी? तो रोडवे विड्थ होती है, इसमें पेमेंट की विड्थ होती है, सेपरेशंस और शोल्डर्स वगैरह को भी हम इंक्लूड करते हैं, और नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के लिए इसकी वैल्यू होती है 12 मीटर, और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए इसकी वैल्यू होती है 9.0 मीटर। ये सेम क्वेश्चन भी आर अगौर की बुक में है, क्वेश्चन नंबर 299। ऐसे क्वेश्चन जिनमें कि कोई स्पेसिफिक डेटा पूछा गया है उनका मैंने सोर्स फाइंड आउट करके मेंशन करने का ट्राई किया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आप तभी कर पाते हो जब आपने पहले किए हुए होते हैं, तो आपको सोर्सेज का थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कहाँ से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस। जो कंसेप्चुअल और बेसिक क्वेश्चंस है उसका तो कोई इशू नहीं है, आपने बेसिक्स क्लियर है तो आप कर लोगे। क्वेश्चन 18 में दिए है कि IS 456/2000 के अकॉर्डिंग लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स है, उसमें पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते हैं? तो स्टील के लिए हम लेते हैं 1.15 और कंक्रीट के लेते हैं 1.5 लिमिट स्टेट कोलैप्स के लिए, और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के लिए ये वैल्यू होती है 1। ये है यहाँ पर दिए हुए फैक्टर्स। लोड कॉम्बिनेशन ये वाला देखते हैं हम पहले, विंड वाला तो कम पूछा जाता है स्पेसिफिकली, ये वाला देखते हैं तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है डेड लोड प्लस लाइव लोड का कॉम्बिनेशन। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स है तो यहाँ पर ये लेंगे 1.5 और 1.5, और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी है जो डिफ्लेक्शन वगैरह को गवर्न करता है, उसके लिए यहाँ पर ये वैल्यूज लिए 1 और 1। तो क्वेश्चन पे कोलैप्स के लिए पूछा है तो 1.5 होगा बी। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि 2.5 ब्रिक की वो जो वॉल है उसकी थिकनेस क्या होगी अगर वो स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक से बनी हुई है? तो इंडियन स्टैंडर्ड की जो मॉड्यूलर ब्रिक है उसकी साइज होती है 19, ये वाला डायमेंशन 19 सेमी, ये 9 सेमी, और जो थिकनेस है वो भी 9 सेमी होती है, और मोटार अप्लाई करने के बाद में इसकी जो साइज निकल के आती है वो होती है 20 × 10 × 10। 2.5 ब्रिक की वॉल है तो एक ब्रिक है ये हो गया 20 का, इससे अगला भी हो गया 20 का, और इससे अगला हो गया 10 का, तो 20 की एक ब्रिक, 20 की दूसरी, और 10 तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 20 में दिया है कि कॉर्क के लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू कितनी होती है? तो इसके लिए मिनिमम होती है 0। कोई भी मटेरियल होता है उसमें अगर इस तरीके से हम टेंसाइल फोर्सेस लगाते हैं तो इसकी लेंथ बढ़ती है, और लेंथ बढ़ने के साथ ही इसकी जो क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन है वो डिक्रीज होती हैं। बट कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें कि क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन डिक्रीज नहीं होती है, उनकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, क्रॉस सेक्शनल की जो डायमेंशन है वो सेम रहती है, तो इसलिए इनका पॉइजन रेशियो है वो 0 होता है, और ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन 21 में दिया है कि गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? तो गुप्ता एंड गुप्ता में ये सेम क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 21, और ये वैल्यू होती है 100 किलो न्यूटन पर mm², ऑप्शन सी। क्वेश्चन 22 में दिया है कि एक रोड है जो 4 मीटर लॉन्ग है, टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, इसको हीट करके हम टेम्परेचर को इंक्रीज करके 100 डिग्री कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन ऑफ द रोड है ये, ई की वैल्यू दी हुई है, और थर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करने हैं। तो चेंज इन लेंथ होता है ये होता है अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू एल। जितना ज्यादा हम इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर में उतना ही ज्यादा लेंथ में इंक्रीज होगा, जो रोड है उसकी लेंथ की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इससे हम स्ट्रेन निकालने के लिए एल से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा स्ट्रेन यहाँ पर आ जाता है अल्फा डेल्टा टी। क्वेश्चन में पूछा है स्ट्रेस, तो ई होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस आ जाएगा ई इंटू स्ट्रेन, तो इसको ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्ट्रेस के इक्वल हो गया। अब जस्ट वैल्यू रखनी है यहाँ पे, काफी सिंपल कैलकुलेशन है, 0.2 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 80 इंटू 150 इंटू 10⁻⁹।
ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं पास्कल में, फिर इसको मेगा पास्कल में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 240 इंटू 10⁶, तो ये हो गया 240 मेगा पास्कल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 23 में दिया है कि लिमिट स्टेट डिजाइन का जो मेथड होता है उसमें Fe250 के लिए लिमिटिंग डेप्थ कितनी होती है। तो ये तो आपने कॉलेज टाइम से पढ़ा होता है, काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी किए हुए होते हैं इसमें सब्जेक्टिव वाइज एग्जाम्स में। 250 के लिए होता है 0.53, 215 के लिए होता है 0.48D, और Fe500 के लिए होता है 0.46D। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है कि एक स्ट्रेटम ऑफ सॉइल है जो कि कंसिस्ट है 3 लेयर्स ऑफ इक्वल डिस्टेंस और उनकी परमेबिलिटी है, उसमें K1 और K3 तो दिया है बट K2 नहीं दिया है यहाँ पर। तो मैं फॉर्मूला यहाँ पर क्या अप्लाई होगा वो बता देती हूँ। यहाँ पर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि डेटा कंप्लीट नहीं है। ये होता है इन जनरल फॉर्मूला K1H1, अगर इस तरीके से लेयर्स हैं और इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो ये होता है फॉर्मूला H1 प्लस H2 प्लस H3। यहाँ पर जैसे सेम ही है H की वैल्यू, तो फिर ये फॉर्मूला सिंप्लीफाई होके आ जाता है K1 प्लस K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाई 3। और ये फॉर्मूला याद रखने में अगर आपको डिफिकल्टी होती है तो ये हिंट है एक जिससे आप याद रख सकते हो। जैसे कि मान लिया कि ये तो कोई बहुत कोर्स ग्रेन सॉइल है और ये बहुत ही फाइन ग्रेन सॉइल है। अब अगर इस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है तो इसको जिधर कम रेजिस्टेंस मिलेगा ये इजीली उधर से निकल जाएगा। तो इस डायरेक्शन में परमेबिलिटी की वैल्यू है वो ज्यादा होती है। अगर के है इस K1 इसकी परमेबिलिटी है, K2 इसकी परमेबिलिटी है, तो रिजल्टेड परमेबिलिटी होगी K1 प्लस K2। बट इसका उल्टा अगर इस तरीके से हो रहा है, फ्लो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है होना है अगर, तो उस केस में परमेबिलिटी यहाँ पर होगी 1/k इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। जैसे सीरीज और पैरेलल आपने रेजिस्टेंस में पढ़ा होगा तो ये फॉर्मूले तो याद होंगे आपको। इस वाले फॉर्मूले से तो जो वैल्यू आती है वो K1 K2 दोनों से कम होती है, इससे आती है वो बड़ी वैल्यू होती है। तो इस तरीके से ऊपर नीचे अगर रखे हैं और ये डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल और इनके पैरेलल अगर इस तरीके से फ्लो हो रहा है तो ये कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी आएगा। अगर इस तरीके से रखें तो ये वाला आएगा, क्योंकि अब इसको इंडिविजुअल लेयर को पार करना है तो परमेबिलिटी की वैल्यू काफी कम हो जाती है। क्वेश्चन 25 में दिया है कि एक्टिव अर्थ प्रेशर है, इसके कोफिशिएंट को किससे डिनोट करते हैं। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर के कोफिशिएंट की वैल्यू कम होती है, पैसिव प्रेशर के कोफिशिएंट की वैल्यू ज्यादा होती है, क्योंकि ये कोई रिटेनिंग वॉल है और ये कोई बैकफिल है जो प्रेशर लगा रहा है इधर से इस तरीके से। तो वॉल अगर अवे मूव हो रही है तो एक्टिव की कंडीशन बन रही है, और उस केस में क्या होगा कि जो सॉइल है यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक्सपांड करने के लिए जगह मिल रही है और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाता है, इसके कारण प्रेशर में डिक्रीज होता है। बट इसका उल्टा होता है पैसिव प्रेशर की कंडीशन, जिसमें वॉल है वो इधर ही शिफ्ट हो जाती है, तो और ज्यादा ये इधर शिफ्ट होने के कारण और ज्यादा कंप्रेशन फोर्सेस लगाएगी सॉइल पे, सॉइल इस पर कंप्रेसिव फोर्सेस लगाएगा, तो इसके कारण केपी की वैल्यू है ज्यादा होती है के ए से। ये कंसेप्ट आपको याद रखने में हेल्प करता है कि केपी और के ए में से किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, एक है वो दूसरे का इन्वर्स होता है। तो के होता है 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में स्टेटमेंट दिए हैं WSM के रिगार्डिंग, और करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हमें फाइंड करना है। तो ये WSM है, ये स्टेटमेंट है LSM के रिगार्डिंग। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में यील्ड स्ट्रेसेस जो थे उन पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाए और परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं वो फाइंड आउट किए, और जो भी हम लोड लगा रहे हैं हम स्ट्रक्चर को इस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं कि वो जो वर्किंग स्ट्रेसेस है उसी रेंज में रहे, वो यील्ड स्ट्रेस तक या फेलियर वाले स्ट्रेसेस तक ना जाए। लोड पर कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लगाया गया, और ये मेथड था ये थिकर सेक्शंस देता था, क्योंकि हम जो वर्किंग स्ट्रेसेस हैं उन्हीं की रेंज में काम कर रहे हैं, हम फेलियर तक लोड नहीं लगा रहे हैं स्ट्रक्चर पे। दूसरा LSM है, इसमें स्ट्रेंथ होती है उस पर भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं, लोड पर भी लगाते हैं। बट ये है ये इकोनॉमिकल देता है, स्ट्रक्चर थिनर स्ट्रक्चर्स देता है, और इसमें हम जो लोड अलाउ करते हैं वो वर्किंग स्ट्रेस से ज्यादा तक अलाउ करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो इलास्टिक रेंज में नहीं रहे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज अप्लाई टू स्ट्रेसेस वैल्यू ओनली, सही है। सेकंड में दिया है कि एक्चुअल स्ट्रेसेस डेवलप ड्यू टू एक्चुअल वर्किंग लोड, तो वर्किंग लोड और वर्किंग स्ट्रेसेस पर ही काम कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा लोड नहीं लगा रहे हैं उसमें। थर्ड में दिया है कि डिजाइन यूजुअली रिजल्ट इन रिलेटिवली स्मॉल सेक्शंस,
तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो सेक्शंस होते थे वो थिक होते थे और इकोनॉमिकल नहीं होता था वो स्ट्रक्चर, इसलिए फिर लिमिट स्टेट मेथड डिजाइन किया। क्वेश्चन 27 में दिया है कि नीचे जो कंपाउंड्स दिए हैं इसमें सीमेंट की साउंडनेस और स्ट्रेंथ को कंट्रोल करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो CaO है, ये अगर एक्सेस में तो ये साउंडनेस क्रिएट करता है, और अगर CaO को हम घटा दें तो उसके कारण स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाती है और जो सेटिंग टाइम है कंक्रीट का वो भी डिक्रीज हो जाता है। तो ये दोनों को ही गवर्न करता है, तो फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन 28 में दिया है कि सीमेंट की जो रिक्वायरमेंट है केमिकल रिएक्शंस के लिए और जो जेल स्पेसेस है उनमें ऑक्यूपाई करने के लिए टोटली कितना कंबाइंडली कितना वाटर रिक्वायर्ड होगा? तो कंक्रीट में जो स्मॉल पोर्स होते हैं जो बने हुए होते हैं, जो हाइड्रेशन कंपाउंड्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर के अंदर, उनको जेल पोर्स बोला जाता है। तो 15% तो वो जेल पोर्स ऑक्यूपाई करते हैं, प्लस अराउंड 23% है वो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो 38% होता है टोटल। क्वेश्चन 29 में दिए है कि वो कौन सा फिल्टर है जो कि लार्जर परसेंटेज ऑफ इम्प्यूरिटीज को रिमूव करता है बट रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो काफी कम होता है। तो बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है कुछ। स्लो सैंड फिल्टर में जो फिल्टर मीडिया है उसका इफेक्टिव साइज रखा जाता है कम, इसकी वैल्यू होती है 0.15 से लेके 0.3 mm तक के पार्टिकल्स होते हैं इसमें, तो इसकी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कम होती है, स्लो रेट से फिल्टर होता है, बट जो क्वालिटी होती है वो काफी अच्छी होती है। और रैपिड सैंड फिल्टर्स के लिए जो इफेक्टिव साइज होती है फिल्टर मीडिया की वो होती है 0.35 टू 0.55 mm। क्वेश्चन 30 में दिया है कि ब्रिक के मेकिंग में कौन सा प्रोसेस है जो कि प्लास्टिसिटी इंड्यूस करता है ब्रिक अर्थ में, ताकि वो नेक्स्ट का जो प्रोसेस है माउल्डिंग का उसके लिए फिट हो। तो ये प्रोसेस होता है टेम्परिंग। डिगिंग में हम जो क्ले हमें चाहिए उसको डिग करते हैं, वेदरिंग में हम उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं ऐसे एक्सपोज करके, और ब्लेंडिंग में उसको मिक्स किया जाता है, और टेम्परिंग में उसको माउल्डिंग के लिए प्रिपेयर किया जाता है। इसका भी सिमिलर क्वेश्चन आर अगोर में एक अवेलेबल है, क्वेश्चन नंबर 320। क्वेश्चन 31 में दिए है कि वो ऑक्सिलरी स्केल जो कि मेन स्केल के अलोंग बनाई हुई होती है और 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम उससे उसकी रीडिंग पढ़ सकते हैं। तो ये तो आपने थोड़ा बहुत भी थोड़ोलाइट को देखा भी होगा, उस पर काम किया होगा तो पता होगा कि वर्नियर स्केल होती है। क्वेश्चन 32 में दिए है कि एक मटेरियल है उसका बल्क मॉड्यूलस है 3 × 10⁵, पॉइजन्स रेशियो है 1/4, तो यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू कितनी होगी? तो सेम हमने पहले भी किया है इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन, 3K1 - 2 म्यू होता है, तो आपको जस्ट वैल्यू रख देनी है यहाँ पर 3 × 10⁵, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 2 × 1/2, तो इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 450 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसमें मिस्टेक है, 450 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33 में दिए है कि एक वर्नियर स्केल है, एक्सटेंडेड वर्नियर टाइप स्केल है वो, उसके 30 डिविजन्स हैं, वो मेन स्केल के कितने डिविजन्स के इक्वल होंगे? तो ये एक रिलेशन होता है, अगर डायरेक्ट वर्नियर है तो n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल will be equal to n - 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। अगर रेट्रोग्रेड वर्नियर है तो n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल will be equal to n + डिवीजन ऑफ मेन स्केल। अगर एक्सटेंडेड वर्नियर है तो n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल will be equal to 2n - 1 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। अब यहाँ पर एक्सटेंडेड वर्नियर टाइप है तो हो जाएगा n डिवीजन 30 विल डिवीजन इक्वल होंगे 2n - 1, 2 × 30 - 1 मतलब 59 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल, तो ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन 34 में दिया है कि एक स्केल है जिसमें 1 इंच है वो इक्वल आ रहा है 30 फीट के, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट स्केल कौन सी? तो हम RF निकाल लेते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, जो सेम स्केल अगर है तो सेम आएगा दोनों का। तो यह आ रहा है 1 इंच डिवाइडेड बाई 30 फीट, तो 1 इंच, फिर 30 को भी हम इंच में कन्वर्ट कर देते हैं, और 1 फीट में होते हैं 12 इंचेज, तो 30 × 12। अब इनमें से निकालो कौन से का ये आ रहा है 1/360, इसका आ जाएगा, मीटर को सेमी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा RF 1/360, तो ये हो गया। क्वेश्चन 35 में दिए है, क्वेश्चन नंबर 35 में दिए है कि एक हार्डली एफिशिएंट रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन है
जिसकी बेड विड्थ है 8 मीटर, तो वैल्यू ऑफ हार्डलिक रेडियस क्या होगा? तो हार्डलिकली एफिशिएंट चैनल सेक्शन के लिए अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो उसकी डेप्थ होती है b/2। तो यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं। अगर ये 8 मीटर है तो ये डेप्थ होगी 4 मीटर। तो r होता है a/p। a हो जाएगा 8 × 4, p हो जाएगा ये 4 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस 4 मीटर, ये आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 16, तो 2 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है कि कौन से टेस्ट है नीचे दिए गए टेस्ट में से जो फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस के लिए जो ड्यूरेबिलिटी है स्टोन्स की वो फाइंड आउट करने के लिए किए जाते हैं। जो ब्रांच टेस्ट है ये होता है फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस के लिए। इसमें कुछ पीसेस लेते हैं स्टोन को और उनको इमर्ज कर देते हैं एक सोडा के सॉल्यूशन में, बॉइलिंग सॉल्यूशन होता है वो, और कितना वेट लॉस हुआ वो मेजर करते हैं। स्मिथ्स जो टेस्ट है ये सोल्वेबल मैटर होता है, उसके लिए किया जाता है। स्टोन के पीसेस लेके उनको डिप करके रख दिया जाता है क्लियर वाटर में और उसको फिर शेक करते हैं अच्छे से और देखते हैं कि जो क्लियर वाटर था वो टर्बिड हुआ है या क्लियर ही है, और उस वाटर की टर्बिडिटी रिप्रेजेंट करेगी कि जो स्टोन्स हैं उनमें सोल्वेबल मैटर है या नहीं है। एसिड टेस्ट होता है, ये जो स्टोन्स हैं उनमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेजेंस चेक करने के लिए किया जाता है। इसमें सैंपल को हाइड्रोफोबिक सॉल्यूशन होता है इसमें डाल के रखते हैं। क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट भी ड्यूरेबिलिटी के लिए होता है। इसमें स्पेसिमेन को डिप करते रखते हैं सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन में 16 to 18 आवर्स तक। तो यहाँ पर बी हो गया। क्वेश्चन 37 में दिया है कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से करेक्ट कौन से स्टेटमेंट है। तो एक होते हैं डेसिडस ट्री। डेसिडस ट्री होते हैं, इनका डेंस स्ट्रक्चर होता है, ये एवरग्रीन नहीं होते हैं, इनके पत्ते गिरते हैं पतझड़ में और इनकी ग्रोथ होती है बहुत ही स्लो होती है, तो ये हार्डवुड प्रोवाइड करते हैं। दूसरे होते हैं कोनिफर्स। कोनिफर्स में क्या होता है कि इनके लीव्स और इनके जो फ्रूट्स वगैरह लगते हैं वो कोनिकल शेप के होते हैं और इनकी ग्रोथ होती है वो बहुत ही फास्ट होती है, क्योंकि इसमें कोई डेंस स्ट्रक्चर ना होके बहुत ही सिंपल सा एक सेल स्ट्रक्चर होता है इनका, और इसलिए ये जो वुड प्रोवाइड करते हैं वो सॉफ्ट वुड होती है। तो डेसिडस ट्री है, ये इंजीनियरिंग पर्पज से जो यूज होता है टिम्बर उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब फर्स्ट में दिया हार्डवुड ऑब्डेन होती है डेसिडस ट्री से, सही है। सेकंड में दिया सीसम है वो डेसिडस ट्री है, तो सीसम है वो डेसिडस ट्री का एग्जांपल है। और थर्ड में दिया है कि कोनिफर से हार्डवुड देते हैं, तो ये गलत हो गया। कोनिफर सॉफ्टवुड देते हैं और ये एवरग्रीन रहते हैं, इनके पत्ते नहीं गिरते हैं कभी, तो ए हो गया यहाँ पर। और ये रेजिनस मटेरियल है, ये डिजोल्व हो जाता है ऑयल और वाटर में। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो ये वर्निशिंग होता है, ये पेंट के जैसा ही होता है बट इसमें ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है और उसको हम यूज करते हैं एक प्रोटेक्टिव सरफेस कोटिंग प्रोवाइड करने के लिए। क्वेश्चन 39 में दिया है कि एक सैंड स्ट्रेटम है जिसकी थिकनेस 2 मीटर है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.85 मीटर है, वॉइड रेशियो 0.85 है, तो हार्डलिक हेड क्या होगा कि वो क्विक सैंड की कंडीशन प्रोड्यूस करे। तो IC इक्वल होगा G-1/1 + E के। ये फॉर्मूला अगर आपको याद रखने में प्रॉब्लम हो कि माइनस कहाँ आएगा प्लस कहाँ आएगा तो आप इसकी हेल्प ले सकते हो। ये हिंट है कि G 1 से बड़ा ही होता है हमेशा, तो इसमें से हम माइनस करेंगे, और E है इसकी वैल्यू जनरली 1 से छोटी होती है तो इसमें हम प्लस कर देंगे। G ऊपर आएगा E ऊपर आएगा, इसमें भी हो जाएगा आपका याद हिंट से। और G और E ऊपर नीचे कौन सा आएगा इसमें भी कंफ्यूजन हो, तो G है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी रिप्रेजेंट कर रहा है। जितनी हैवी सॉइल होगी क्विक सैंड की कंडीशन उतनी डिफिकल्ट होगी, क्योंकि उसको डाउनवर्ड उस पर जो प्रेशर लग रहा है जिसको बैलेंस करना है हार्डलिक प्रेशर ने, उसकी वैल्यू ज्यादा है। और ये जितना ज्यादा होगा वर्ड्स जितने ज्यादा होंगे क्विक सैंड की कंडीशन उतनी ही इजीली बनेगी, हार्डलिक हेड जो रिक्वायर्ड हो उतना ही कम होगा। ये कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है, हिंट है आपके लिए जस्ट याद रखने के लिए। तो यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1। IC होता है हार्डलिक ग्रेडियंट, तो ये होता है H/L। लेंथ हमें थिकनेस हमें दी है 2 मीटर, तो हमें IC अगर 1 चाहिए तो H भी 2 रखना पड़ेगा। अगर 2 मीटर थिकनेस का स्टार्टअप है, 2 मीटर का उस पर हेड एक्ट कर रहा है, उस केस में क्विक सैंड कंडीशन बनेगी, तो बी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन 48 हिंदी में दिया है तो नहीं समझ आ पा रहा है क्या पूछा है इसमें। क्वेश्चन 41 में दिया है कि सेप्टिक टैंक के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है।
सेम क्वेश्चन ये गुप्ता एंड गुप्ता में है, क्वेश्चन नंबर 132। किसी भी एग्जाम के लिए आप चाहे प्रिपेयर कर रहे हो, गुप्ता एंड गुप्ता हो तो मस्ट है। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम है, मिस्टेक्स बहुत कम है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा सॉल्यूशंस, जो करेक्ट आंसर्स ढूंढने में। सॉल्यूशंस भी उसके इजीली अवेलेबल है, और कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस में उसने वैरायटी ऑफ टॉपिक्स कवर किए हैं, ऑलमोस्ट सारा जो सब्जेक्ट है वो कवर किया है। तो सेप्टिक टैंक में ऐसा एक टैंक होता है जिसमें किस तरीके से इनफ्लो जा रहा है सीवेज का। डिटेंशन पीरियड इसका बहुत ज्यादा होता है, तो जो लार्ज पार्टिकल्स हैं वो सेटल होते रहते हैं, और सेटल होने के साथ ही ये क्लोज टैंक होता है, इसमें एनारोबिकली डिकम्पोजिशन भी होता रहता है। तो ये सेटलिंग टैंक भी है और डाइजेशन टैंक भी है, क्योंकि डाइजेशन भी हो रहा है इसमें स्लज का। एरिएशन टैंक ये नहीं है, क्योंकि ये तो एनारोबिक यूनिट है, क्लोज्ड यूनिट है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 42 में दिया है कि वो प्रोसेस जिसमें कि डिफरेंट मटेरियल्स जैसे सीमेंट, एग्रीगेट और वाटर, इनका हम डिफरेंट प्रोपोर्शन में क्वांटिटी लेते हैं, उसको मेजर करते हैं या तो वेट के बेसिस पे या वॉल्यूम के बेसिस पे, तो ये बैचिंग होता है, तो डी हो जाएगा। मिक्सिंग होता है कि डिफरेंट प्रोपोर्शंस को अच्छे से मिक्स करना, और ट्रांसपोर्टेशन होता है कि जहां पर हम बना रहे हैं कंक्रीट को, उससे जहां पे हमें प्लेस करना है वहां तक लेके जाना। क्वेश्चन 43 है, इसमें दिया है कि IS 1172 1993 है, इसमें इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड पर कैपिटा पर डे कितना दिया है। तो ये जो कोड है इसमें ऐसे कोई जनरल आंसर नहीं दिया है कि इंडस्ट्रियल वाटर रिक्वायरमेंट ये है, इसने डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज के दिए हैं, फैक्ट्रीज का दिया है, होटल्स का दिया है, रेस्टोरेंट्स का दिया है। ये टेबल दी है, तो यहाँ पर फैक्ट्रीज जहाँ पर बाथरूम दिए गए हैं उनका दिया 45 पर हेड, और वो फैक्ट्रीज जहाँ पर बाथरूम नहीं है वहाँ 30 पर हेड है। आंसर की में 50 दिया है, और ये हॉस्पिटल्स के लिए है, ये हॉस्टल्स के लिए है, ये रेस्टोरेंट्स के लिए है। ये डी दिया है इसका आंसर की में। क्वेश्चन 44 में दिए है कि वो कौन से टाइप ऑफ कंक्रीट है जिसमें कि हम एक्सपैंडिंग एजेंट यूज करते हैं ताकि वॉल्यूम है उसमें इंक्रीज हो। तो वॉल्यूम में इंक्रीज करके हम लाइट कंक्रीट बनाना चाहते हैं, तो लाइट वेट कंक्रीट होगा इसका। किसी को एयर एंट्रेंट कंक्रीट और लाइट वेट कंक्रीट में हो सकता है कंफ्यूजन कि एक्सपैंडिंग एजेंट है, तो ये भी तो हो सकता है। एयर एंट्रिंग कंक्रीट है, इसमें भी 4 to 5% के अराउंड एयर होती है, और इसके कारण थोड़ा सा इसका वेट कम होता है, बट इसमें हमको एक्सपैंडिंग एजेंट नहीं यूज करते, हम जस्ट एयर को प्रोवाइड करते हैं। उसके दो पर्पज हैं, एक तो जो एयर बबल्स हैं वो कोर सेग्रीगेट के बीच में लुब्रिकेशन का काम करेंगी, तो वर्केबिलिटी बढ़ जाती है, और दूसरा जो एयर के कारण जो स्पेसिस रह रहे हैं कंक्रीट के स्ट्रक्चर के अंदर, वो फ्रोस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। अगर कहीं पे फ्रीजिंग या थविंग हो रहा है, तो जब एक्सपांड कर रही है कंक्रीट फ्रीजिंग के टाइम पे, तो एयर बबल्स जहां जहां पर है वहां पर खाली स्पेस है, तो एक्सपांड करने के लिए स्पेस दे देगा, और फ्रोस्ट के एक्शन के कारण उसमें जो क्रैक आ रहे थे कंक्रीट में वो कम आएंगे। अब क्वेश्चन 45 में दिया है कि एक हॉरिजॉन्टल कर्व है जिसकी 120 मीटर रेडियस है, स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, डिजाइन स्पीड। कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन एफ की वैल्यू 0.15 है, तो सुपर एलिवेशन कितना होगा। एक तो ये लाइन भी इन्होंने ग्रामेटिकली क्लियर नहीं बनाई है, रेट ऑफ सुपर एलिवेशन ऑफ फुल लेटरल फ्रिक्शन। दूसरा यहाँ पर जो वैल्यूज दी हैं ये गलत हैं, क्योंकि जो ई होता है इसकी वैल्यू होती है 7% मैक्सिमम अपर लिमिट, और हिली एरियाज वगैरह में 10% तक अलाउ कर देते हैं, और ये तो सारी वैल्यूज ही 0.1 से तो बड़ी हैं। तो क्वेश्चन में मिस्टेक है, मैं आपको जनरल प्रोसीजर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ई प्लस एफ है, ये इक्वल होता है वी स्क्वायर अपॉन 127 आर के। तो इनिशियली 75% स्पीड लेके उसके कॉरस्पॉन्डिंग ई को इग्नोर एफ को इग्नोर करते हुए ई निकाला जाता है। अगर वो वैल्यू 7% से कम आ रही है तो वही काइंड प्रोवाइड कर देते हैं, अगर ज़्यादा आ रही है तो फिर ई को भी कंसिडर किया जाता है 0.15 लेके, फिर एफ निकाला जाता है 100% कॉरस्पॉन्डिंग जो डिजाइन स्पीड है उसके लिए। अब यहाँ पर अगर 7% से कम आ गई ई की वैल्यू, एफ की वैल्यू 0.15 लेने पर, तब तो वही काइंड प्रोवाइड कर देते हैं, अदरवाइज जो स्पीड होती है उसको रिड्यूस किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 46 में दिया है कि रेवेन्यू चेन है उसमें नंबर ऑफ लिंक कितने होते हैं। तो रेवेन्यू चेन को कैडेस्ट्रल सर्वे में यूज किया जाता है, जहाँ पे बाउंड्रीज वगैरह मेजर करनी है लैंड की। इसकी लेंथ होती है 33 फीट और लिंक्स होते हैं इसमें 16, और जो गंटर चेन होती है उसकी लेंथ होती है 66 फीट और उसके लिंक होते हैं 100। तो बी हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है कि कौन सा पेंट है जो कि डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होता है,
और उसमें होता है लीड, जिंक और ऑयल पेट्रोलियम स्प्रिट, और एक रेजिनस मैटर होता है उसमें। तो एनिमल पेंट होता है। क्वेश्चन 48 में दिया है कि फ्लो पैरामीटर जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्चार्ज, ये अगर टाइम के साथ में वेरी नहीं कर रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं? तो अगर हम स्पेस कह सकते हैं या डिस्टेंस कह सकते हैं, इसके साथ में अगर वेरिएशंस देख रहे हैं तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होता है, और टाइम के साथ में देख रहे हैं। क्वेश्चन 49 में दिया है कि कौन सा स्टेटमेंट अंडर रेनफोर्स सेक्शन के रिगार्डिंग करेक्ट है? तो बैलेंस सेक्शन वो होता है जिसमें कंक्रीट और स्टील है वो एक साथ में फेल हो। अंडर रेनफोर्स नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें बैलेंस सेक्शन से कम स्टील डाला है हमने। कम स्टील डाला है तो स्टील पहले फेल होगा कंक्रीट से, और ये हम प्रेफर करते हैं क्योंकि स्टील का जो फेलियर होता है वो डक्टाइल फेलियर होता है। हमें पहले वार्निंग मिल जाती है कि अब स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। इसका अपोजिट अगर ओवर रेनफोर्स सेक्शन हमने डिजाइन किया, रेनफोर्समेंट ज़्यादा दे दिया तो स्टील तो फेल होगा नहीं। अब फेल होगा कंक्रीट। कंक्रीट का फेल होता है ब्रिटल फेलियर, तो सडन कोलैप्स हो जाएगा, हमें वार्निंग नहीं मिल पाएगी पहले। तो फर्स्ट में दिया है कि सच सेक्शन फेल ड्यू टू फेलियर ऑफ कंक्रीट, तो गलत है। ब्रिटल फेलियर होगा, ये भी गलत है। थर्ड में दिया है कि ये प्रेफर करते हैं हम हमेशा, तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन हम हमेशा प्रेफर करते हैं इसका डक्टाइल फेलियर होने के कारण, तो सी हो गया आंसर। क्वेश्चन 50 में दिया है कि मैक्सिमम सुपर एलिवेशन क्या होगा प्लेन और रोलिंग टेरेन के लिए? तो ये होता है 7% और हिली टेरेन के लिए होता है 10%। अर्बन एरिया के लिए अगर पूछा है तो होता है 4%। क्वेश्चन 51 में दिया है कि एक मैग्नेटिक बेरिंग है एक लाइन की 150 डिग्री 38 मिनट, डिक्लिनेशन है 4 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, तो ट्रू बेरिंग क्या होगी? तो हम मार्क करते हैं इसमें नॉर्थ साउथ। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ये नॉर्थ है, ये ट्रू बेरिंग है, सॉरी ट्रू मेरिडियन है। अब डिक्लिनेशन है 4 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, तो जब हम मैग्नेटिक मेरिडियन मार्क करेंगे तो इससे वेस्ट की तरफ आएगा, ये मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया। मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया, और ये वैल्यू है 4 डिग्री 30 मिनट। अब 150 38 मिनट मैग्नेटिक बेरिंग है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन से ये डिस्टेंस है इस लाइन की, जैसे ये यहाँ पर हम मार्क कर रही हूँ, तो ये एंगल है, ये 150 डिग्री 38 मिनट है। हमें चाहिए ट्रू बेरिंग, तो ट्रू बेरिंग होगी ये वाला एंगल। ये वाला एंगल आ जाएगा जो 150 डिग्री 38 मिनट है, इसमें से हम डिक्लिनेशन वाला जो है ये माइनस कर देंगे, तो ये 146 डिग्री 8 मिनट आ जाएगा। क्वेश्चन 52 में दिया है कि फ्रॉड नंबर किस रेंज में होगा तो हम जंप को ऑसिलेटिंग जंप बोलेंगे। तो अगर फ्रॉड नंबर की वैल्यू 1 से 1.7 तक है तो एंडुलर जंप होता है, 1.7 से 2.5 है तो वीक जंप होता है, अगर 2.5 से 4.5 तक है तो ऑसिलेटिंग जंप होता है, 4.5 से 9 तक है तो स्टडी जंप होता है, 9 से ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग जंप बोलेंगे उसको। तो यहाँ पर 2.5 टू 4.5 हो जाएगा। क्वेश्चन 53 में दिया है कि M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट अगर है तो मॉड्यूलर रेशियो है वो कितना होगा? तो मॉड्यूलर रेशियो होता है 280/3 सिग्मा CBC। अब कोड में सिग्मा CBC की वैल्यू दी गई है, बट कोड तो आपको अवेलेबल नहीं होता है इन MCQ एग्जाम्स में। आपको ये याद रखना है कि जो स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की उसका अराउंड 1/3 होता है सिग्मा CBC, जो है परमिसिबल बेरिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो M30 है तो 10 हो जाएगा इसका, तो 280 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10, तो 9.33 ऑप्शन बी आ जाएगा। क्वेश्चन 53 में दिया है कि M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है तो मॉड्यूलर रेशियो है ये कितना होगा? तो मॉड्यूलर रेशियो होता है 280/3 सिग्मा CBC। सिग्मा CBC की वैसे तो कोड में आपको वैल्यू दी हुई है, बट ऐसे MCQ क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर वैल्यू नहीं दी जाती और कोड नहीं होता है आपके पास। तो आपने याद रखना है कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसका ऑलमोस्ट 1/3 होती है, तो यहाँ M30 ग्रेड है तो सिग्मा CBC हो जाएगा 10, तो ये 280 डिवाइडेड बाई 30, तो 9.33 आ जाएगा। क्वेश्चन 54 में दिया है कि क्ले जो हम यूज कर रहे हैं ब्रिक बनाने में, उसमें जो वॉइड्स हैं उनमें अगर एंट्रेप्ड एयर है तो वो कौन सा डिफेक्ट कॉज करता है ब्रिक्स में? तो ये होता है लेमिनेशंस। इसमें क्या होता है कि एंट्रेप्ड एयर होने के कारण लेमिनेशंस होता है, और लेमिनेशंस के कारण जब एटमॉस्फेयर को एक्सपोज करते हैं हम ब्रिक को, तो फ्लेक्स की फॉर्म में ये सरफेस से निकलने लग जाते हैं इसके टुकड़े।
कप्स होता है कि जो ब्रिक्स की सरफेस है उस पर डिफॉर्मेशन आ जाते हैं, रेन ड्रॉप्स के कारण पानी गिरता है तो उसके कारण गड्ढे से बन जाते हैं, तो वो होती है। और ब्लिस्टर होते हैं। और ब्लॉटिंग होती है, इसमें ब्रिक्स का कुछ मास है जो कि ऐसे फूल जाता है। और ब्लॉटिंग होता है कि कुछ पार्ट है ब्रिक का जो कि ऐसे फूल गया है। क्वेश्चन 55 में दिए है कि फ्रंट व्हील्स जो पाथ फॉलो करते हैं, रियल व्हील्स वो पाथ एग्जैक्टली फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कि इस तरीके से कर्व आ रहा है, तो ये पाथ है फ्रंट व्हील का। तो रियल व्हील का कुछ इस तरीके से पाथ होगा, एक टायर यहाँ से जाएगा, दूसरा यहाँ से जाएगा, तो इसको बोला जाता है ऑफ ट्रैकिंग। कोनिंग ऑफ व्हील होता है कि इस तरीके से ट्रेन का व्हील है, तो ये तो है फ्लेंज, और ये वाला पोर्शन फ्लैट ना होके कोनिंग होता है, फ्रस्टम की शेप का होता है, ट्रेड बोलते हैं इसको। एक्स्ट्रा वाइडनिंग होते हैं कि हम विड्थ बढ़ा देते हैं रोड की कर्व्स पे, ऑफ ट्रैकिंग के कारण हमें ज्यादा विड्थ रिक्वायर्ड होती है पिछले टायर के लिए। क्वेश्चन 56 में दिए है कि IS 456-2000 के अकॉर्डिंग जो नॉमिनल कंक्रीट कवर हम प्रोवाइड करते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में वो कितना होता है। तो माइल्ड के लिए होता है 20, मॉडरेट के लिए 30 और एक्सट्रीम के लिए होता है 75। तो यहाँ पर होगा 75, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 57 अगेन हिंदी में दिए है तो नहीं समझ आ पा रहा है। क्वेश्चन 58 में दिया है कि एक्टिविटी ऑफ क्ले अगर 1.5 है तो टाइप ऑफ क्ले क्या होगा। तो क्ले की एक्टिविटी के बेसिस पे इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं कि अगर 0.75 से कम है एक्टिविटी तो उसको बोला जाता है इनएक्टिव क्ले। अगर 0.75 से लेके 1.25 तक है तो नॉर्मल क्ले, और अगर 1.25 से भी ज्यादा है तो ये होती है एक्टिव क्ले। तो यहाँ पर 1.5 है तो ये एक्टिव वाली रेंज में आएगा। क्वेश्चन 59 में दिया है कि टॉप फ्लो लाइन जो होती है सैचुरेटेड सोइल मास में, जो कि सेपरेट करती है सैचुरेटेड सोइल मास को और अनसैचुरेटेड सोइल मास को, उसको किस नाम से जानते हैं। तो अगर ये कोई अर्थन डैम का स्ट्रक्चर है तो इसमें इधर की साइड तो हाई हेड है, वाटर स्टोर किया हुआ हमने, रेजर्वोयर है हमारा, और इधर की साइड या तो बिल्कुल वाटर नहीं है या थोड़ा बहुत इसमें डाउनस्ट्रीम में कुछ फ्लो हो रहा है तो उसका कुछ हेड है। अब ये हेड डिफरेंस होने के कारण अर्थन जो डैम है इसके अंदर से फ्लो होगा, ये परमेबल है तो इसके अंदर से फ्लो होगा कुछ इस तरीके से, अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की तरफ। इन लाइंस को बोलते हैं फ्लो लाइन। अब ये वाली जो है ये टॉप फ्लो लाइन है, तो इसके नीचे की जो सॉइल है वो तो सारी सेचुरेटेड है, ऊपर की है वो कंप्लीटली सेचुरेटेड नहीं है, तो इस लाइन को बोला जाता है फिरेटिक लाइन, फिरिएटिक लाइन, और ये टॉप फ्लो लाइन भी होती है। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया है कि अनआइसोट्रोपिक कोई मटेरियल है उसमें इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट कितने होंगे। तो अगर होमोजेनस और आइसोट्रोपिक है जो जनरली हम अज्यूम करते हैं जो भी एनालिसिस करते हैं उसमें, उसके लिए टोटल इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं 4 ई, म्यू, जी और के। बट इसमें अगर दो हमें पता है तो बचे हुए दो हम उनसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसके इंडिपेंडेंट कांस्टेंट हुए होमोजेनस आइसोट्रोपिक के हुए दो। एक होते हैं ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल जिनकी तीन म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में तीन डिफरेंट वैल्यू होती हैं। एक्स डायरेक्शन की जैसे परमेबिलिटी कुछ हो गई, वाई की कुछ हो गई, जेड की कुछ हो गई। तो इनके लिए इलास्टिक कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं नो। और एनाइसोट्रोपिक जो मटेरियल है जिसकी हर एक डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज निकल के आती हैं वो होती है, उसके लिए इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं 21। तो सी होगा यहाँ पर। 61 में दिया है कि एक सिंगल रेसिप्रोकेटिंग पंप है, 200 आरपीएम की स्पीड है, एरिया ऑफ पिस्टन 0.06 मीटर स्क्वायर है, स्टॉक की लेंथ 100 सेमी है, तो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज क्या होगा। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है वो इस तरीके से होता है, इसमें ये पिस्टन है और ये इधर मूव हो रहा है फिर इधर हो रहा है, इस तरीके से ऑसिलेट करता है। तो स्ट्रोक लेंथ होती है ये वाली डिस्टेंस, और पिस्टन का एरिया है 0.06। तो ये वाला वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं कि एक रिवॉल्यूशन होगा अगर पिस्टन का तो कितना वॉल्यूम वो सप्लाई करेगा। तो ये आ जाएगा 0.06 इंटू 100 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो 0.06 मीटर क्यूब आ गया। अब डिस्चार्ज हमें निकालना है मीटर क्यूब पर सेकंड में, तो एक मिनट में कितने रिवॉल्यूशंस कर रहा है वो 200। एक रिवॉल्यूशन में वॉल्यूम डिस्चार्ज कर रहा है 0.06, 200 रिवॉल्यूशंस में करेगा मल्टीप्लाई बाई 200,
और हमें सेकंड में पूछा है, ये आ रहा है हमारा मिनट में, ये डिस्चार्ज है मीटर क्यूब पर मिनट में। तो सेकंड के लिए इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 60 हो गया, तो ये आ जाएगा 0.2 मीटर क्यूब पर सेकंड, बी हो जाएगा। क्वेश्चन 62 में दिया है कि नीचे जो स्टेटमेंट दिए हैं उनमें नोच और वियर के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है। नोचेस होती हैं मेटल की प्लेट बनी होती हैं और बहुत ही कम डिस्चार्ज में, जनरली लैब में जब हम चैनल्स बनाते हैं वहां पर डिस्चार्ज मेजर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। जबकि वियर्स होते हैं ये लार्ज कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको वाटर को कहीं पर डाइवर्ट करना हो तो उसके लिए वाटर लेवल रेज करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि ये रिवर है, यहाँ पर ये वियर बना दिया, तो इसके कारण वाटर लेवल अब यहाँ तक राइज होगा, उसके बाद इधर फ्लो होगा। वियर का ये भी यूज होता है कि इससे हम डिस्चार्ज भी मेजर करते हैं, बट ये लार्ज डिस्चार्ज के लिए यूज होता है। नोच है ये स्मॉल डिस्चार्ज के लिए यूज होता है। अब फर्स्ट में दिया है कि बिग साइज का है नोच और वियर है वो स्मॉल साइज का है, तो ये फॉल्स है। अब ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस में कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट फॉल्स हो गया, तो ये तो होगा। सेकंड में दिया है नोच इज यूज टू मेजर स्मॉल डिस्चार्ज, वियर इज यूज टू मेजर लार्ज डिस्चार्ज, तो ये फॉल्स नहीं है, तो ये नहीं होगा। और थर्ड में दिया है कि वियर है वो स्मॉल वेलोसिटी की है, नोच है वो हाई वेलोसिटी के लिए है, तो वियर है वो लार्ज डिस्चार्ज के लिए है, तो वेलोसिटी भी लार्ज होगी, तो थर्ड भी गलत हो गया, तो ए हो जाएगा। क्वेश्चन 64 में दिया है कि नीचे ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है उस सिचुएशन को कि जब वो एक फिक्स्ड पॉइंट है, वो सरकमफ्रेंस है सर्किल की, सरकमफ्रेंस पे लोकेटेड है। जैसे कि ये सर्कल है, इसकी सरकमफ्रेंस पे यहाँ पर ये पॉइंट पी लोकेटेड है, और ये जब स्ट्रेट पाथ पे रोल कर रहा है सर्कल, तो जो पाथ बनेगा इस पॉइंट के कारण वो कौन सा है, तो वो साइक्लॉइड होता है। जैसे कि अभी ये यहाँ पे है, फिर आगे जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, फिर वापस नीचे की तरफ जाने लग जाएगा। इस पॉइंट पी का ये पाथ होगा, तो इसके पाथ को बोलते हैं साइक्लॉइड, बी। क्वेश्चन 65 में दिए है हार्डवुड और कैम्बियम लेयर के बीच में जो आउटर एनुअल रिंग होती है उसको क्या कहते हैं, तो ये सैपवुड होती है। ये अंदर वाली ये हार्डवुड है, और ये बाहर वाली ग्रीन से जो दिख रही है आपको ये है कैम्बियम लेयर, तो इनके बीच की ये वाली जो वुड होती है ये सैपवुड होती है, ये वाली यहाँ पे जो होती है, तो बी हो गया। क्वेश्चन 67 में दिया है कि वो ट्रैप जिसको जनरली यूज किया जाता है जो स्लज आ रहा है फ्लोर से, बाथरूम से, उन सबको एडमिट करने के लिए, तो ये नहानी ट्रिप होती है। आपने बाथरूम में देखी होगी, इस तरीके से मेटल की प्लेट लगी होती है, उसमें होल्स होते हैं और उसके नीचे पाइप से जुड़े होती है वो, तो ये होती है नहानी ट्रैप। इंटरसेप्टिंग ट्रैप जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ये इंटरसेप्टिंग ट्रैप प्रोवाइड किया जाता है जहां पर हाउस सीवर है वो स्ट्रीट का जो सीवर है उससे कनेक्ट हो रहा है, तो ये हाउस सीवर की पाइप आ रही है, इधर स्ट्रीट सीवर से कनेक्टेड है, और यहाँ पर इस तरीके से ये कनेक्शन होता है कि ये सील मेंटेन की जाती है 100 mm की, जैसे वाटर क्लोजेट में होती है, ताकि स्ट्रीट सीवर के जो फाउल गैसेज हैं वो होम सीवर में ना एंटर हो। क्वेश्चन 68 में दिए है कि एक 100 मीटर की टेप है जो सस्पेंडेड है दो एंड्स के बीच में एक 50 न्यूटन न्यूटन के पूल से, वेट है टेप का वो 20 न्यूटन है, तो करेक्ट डिस्टेंस क्या होगी। तो इस तरीके से ये सस्पेंडेड है, हमें इसको रखना था स्ट्रेट, ए और बी के बीच की डिस्टेंस मेजर करनी थी, और हम इसको स्ट्रेट नहीं रख पाए खींच के, इसके वजन के कारण ये इस तरीके से सैग हो गई। अब हमें करेक्शन निकालना है सैग का। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये होता है W²L/24P²। P पूल है, W इसका वेट है, तो वेट 20 है, तो 20 इंटू 20, लेंथ है 100, 24 इंटू 50 इंटू 50, तो ये 2, ये फिर ये अंदर आ जाएगा यहाँ पे 40 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 5, तो इसको सोल्व करोगे तो 0.66 मीटर आ जाएगा। अब ये है कि करेक्शन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, हमें ये डिस्टेंस मेजर करनी थी और हमने ये डिस्टेंस मेजर कर ली है अभी सैग के कारण, तो जो डिस्टेंस हमने मेजर कर ली है वो ज्यादा डिस्टेंस मेजर कर ली है, एक्चुअल में हमें डिस्टेंस मेजर करनी थी वो कम थी, तो अब हम करेक्शन हो गए वो नेगेटिव होगा इसमें, तो हम 100 मीटर में से माइनस करेंगे 0.66, तो 99.33 ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 69 में दिया है कि वुड में जो लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स होते हैं एनुअल रिंग के परपेंडिकुलरली वो क्या होते हैं, तो ये चेक्स होते हैं।
तो यहाँ पर ये जो क्रैक आपको दिख रहा है, ये एनुअल रिंग के परपेंडिकुलर है, इस तरीके से होंगे एनुअल रिंग, और ये लेंथ के अलोंग रन कर रहा है। नोट का जो डिफेक्ट होता है वो इस तरीके से है कि ये ब्रांच कोई कट की गई, तो ये प्रॉपर कटिंग नहीं होने के कारण यहाँ पे नोट जैसा बन जाता है। जब टिम्बर को हम लेयर्स में कट कराते हैं यूज करने के लिए, तो यहाँ पर गांठें जैसी दिखती हैं इन लेयर्स में, ये होती है नोट्स। क्वेश्चन नंबर 70 में दिया है कि एयर एंट्रेंट पोर्टलैंड सीमेंट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो एयर एंट्रेंट सीमेंट होती है, इसमें हम गैस फॉर्मिंग एजेंट या फिर कोई ऐसा एजेंट यूज करते हैं ग्राइंडिंग के टाइम पे, ताकि वो गैस रिलीज करे और वो एयर है वो सीमेंट के अंदर एंट्रेंट हो जाए। इसके दो मेजर बेनिफिट होते हैं। एक तो होता है कि ये एयर की बबल्स आ जाती हैं बीच में, तो ये कोर्स एग्रीगेट्स के मूवमेंट को स्मूथ कर देती हैं, ये उनके लिए लुब्रिकेशन का काम करते हैं। और जो फ्रॉस्ट एक्शन है, जिसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नेगेटिव में जा रहा है, फ्रीज हो जाती है कंक्रीट, फिर वापस से बढ़ता है टेम्परेचर, तो इस केस में क्या होता है, जब कंक्रीट फ्रीज होती है, वापस से टेम्परेचर बढ़ता है, तो वॉल्यूम में चेंजेस होते हैं। कंक्रीट अगर एक्सपैंड करना चाह रही है, तो उसको एक्सपैंड करने के लिए स्पेस नहीं है, तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो अगर हमने एयर एंट्रेंट सीमेंट यूज किया है, तो कंक्रीट के स्ट्रक्चर में अब बीच में एयर एंट्रैप्ड हुई है, तो वो कंक्रीट को एक्सपैंड करने के लिए जगह देगी और क्रैक्स कम आएंगे। बट एयर की बबल्स कंक्रीट के बीच में आने के कारण ये इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिड्यूस कर देता है, और 5 to 6% ये एयर बबल्स होती हैं, तो इसके कारण थोड़ा सा उसमें जो स्पेसिफिक वेट है वो भी डिक्रीज होता है। तो फर्स्ट करेक्ट हो गया, सेकंड भी करेक्ट हो गया, थर्ड भी करेक्ट हो गया, फोर्थ गलत हो गया। ये तो इंप्रूव करता है वर्केबिलिटी को, तो सी हो जाएगा यहाँ पर। तो ये थे क्वेश्चन सारे अक्टूबर 21 के पेपर के। क्वेश्चंस का लेवल इजी है, बिल्डिंग मटेरियल का वेटेज बहुत ज़्यादा है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।